Hello students, welcome back in the social study classes. Today we are going to discuss chapter number 8 in history, right? So let's begin our chapter, and the name of the chapter is 18th century political formation, right? How the political activities goes in that particular time period, let's we discuss in this chapter. So what we are going to discuss in this chapter is रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स कि वाई मुगल्स वर डिक्लाइन, कैसे उनका पतन हुआ. नेक्स्ट द फॉर्मर मुगल प्रोविंसेस, उसके बाद जो आए मुगल्स या जो उनके बाद में जो मुगल्स थे या जो उनके कह सकते हैं जो उनके बच्चे थे उन्होंने कैसे उसको फॉर्म किया. एंड द एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम, तो जैसे जैसे ये मुगल्स का किंगडम वीक होता है वैसे कहीं कहीं के रीजनल जो किंगडम्स है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमने इस चैप्टर को. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. During the first half of the 18th century, a great change took place in the subcontinent. अगर हम बात करें ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी की तो उसमें क्या हमारा जो एरिया था इंडिया का वो काफी ज्यादा फैला हुआ था. The boundaries of Mughal Empire were reshaped by the emergence of number of independent kingdom. और जो बाउंड्रीज थी किसकी, अगर हम मुगल्स की बात करें तो वो बहुत अलग हो गई थी क्योंकि छोटे छोटे किंगडम्स अपने आप में बहुत ताकतवर होते जा रहे थे. After some time, the British has successfully graded major chunk ऑफ द टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया. अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया में तो इस साइड में इस पोर्शन में काफी सारे जो रीजन थे और जो एरियाज थे वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर दिए थे. तो व्हाट आर द बेसिक रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ आइए देखते हैं. तो पहला, बिफोर द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर वाज ऑन द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस. तो क्या था, वो अपने चरम सीमा पे था यानी कि अपने सबसे पीक टाइम पे था. बट इट स्टार्ट फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी. बट 17th सेंचुरी के अंत आते आते ये देखते हैं हम कि यहाँ पे इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है. किसको, मुगल्स को. दीज वर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके बहुत सारे रीजन है. चलिए उसको देखते हैं. नाउ कम, औरंगजेब वाज अनएबल टू होल्ड टुगेदर डाइवर्स सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इन्वॉल्व देम इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस. अगर हम बात करें औरंगजेब की तो औरंगजेब ही वो मुगल शासक था जिसने हिंदुस्तान के मैक्सिमम रीजन को अपने कंट्रोल किया था. तो जब ये इसके पास इतना बड़ा रीजन था उसको ये गवर्न करने में अनसक्सेसफुल था. क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम कहाँ, लड़ाई में जाता था. हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज आल्सो प्रूफ फ्यूटिल बिसाइड डिप्लीटिंग द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर. ये इसके इतना ज्यादा इसने एरिया कैप्चर कर लिया था कि इसके अब कंट्रोल में नहीं था, ना ही मिलिट्री थी और ना ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकता था. क्योंकि जितना बड़ा राज्य उतना ज्यादा आपको पैसा चाहिए उसे कंट्रोल करने में. The Mansabdari system had lost its importance since the power of the Mansabdar and Subedar went unchecked. जब मनसबदार और जो सूबेदार हैं उनकी पावर बढ़ती चली गई. क्यों, क्योंकि उनको कोई चेक करने के लिए नहीं था कि वो कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कितना राजा को दे रहे हैं. तो इनके पास जब पावर आती गई तो ये ज्यादा पावरफुल हो गए एज कम्पेयर टू द रूलर. अभी आप देख रहे हो ये मुगल टाइम पीरियड यानी कि जो औरंगजेब था, ये देखिए आप पूरा काबुल, ये पूरा इतना बड़ा रीजन किसके अंडर में आ रहा है, ये किसके अंडर में आ रहा है, औरंगजेब के. तो इतने बड़े रीजन को चलाने के लिए लोग भी चाहिए और सोर्सेज भी चाहिए जो कि उस टाइम पे मुश्किल हो रहा था. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंसेस बिकेम अनइवन एज द सेंटर वाज अनएबल टू कंट्रोल द रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसेस. मींस इरेगुलर हो गया था, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा था. बहुत बड़ा रीजन था. उसकी वजह से क्या था, जो सेंटर था वो बिल्कुल सही से चल नहीं पा रहा था. किसका सेंटर, मुगल सेंटर. औरंगजेब स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑल्सो एंगर्ड द सिख. अब जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज्यादा रिजिड था और उसकी ऑर्थोडॉक्सी ये थी कि वो खाली अपने को ज्यादा ही सुपीरियर मानता था एज कम्पेयर टू अदर वन. तो उससे जो अदर कम्युनिटी सिख हो गए, राजपूत हो गए, जाट हो गए और मराठा, ये सब उसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि ये उनके बारे में बहुत ही अलग विचार थे और उनको मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में कर रखा था. किसने, औरंगजेब ने. और उनसे हमेशा क्या लड़ाई होती रहती. तो इस वजह से क्या था कि जो ये लोग ये सब साथ होकर इसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. इनएफिशिएंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के बाद कोई जो उत्तराधिकारी था वो अच्छा नहीं था या उतना एलिजिबल नहीं था कि वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए. स्टैग्नेशन इन इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री स्फीयर एंड लैक ऑफ एडवांसमेंट इन मिलिट्री इक्विपमेंट्स. मतलब यहाँ पे जो थे मिलिट्रीज थे या जो उनके स्फीयर थे यानी जो उनके रिश्ते थे नाते थे वो बहुत बेकार थे. उनके टाइप किसी और से बहुत अच्छे नहीं थे और जो उनके पास इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा पुराने और आउटडेटेड हो चुके थे एज कम्पेयर टू अदर वन. इन 1739 नादिर शाह, द शाह ऑफ ईरान, इन्वेडेड इंडिया. कौन आता है, नादिर शाह आता है. कहां पर, इंडिया में आता है. एंड ही फॉट मोहम्मद शाह, किससे लड़ाई करते हो, मोहम्मद शाह से. एंड द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एट द करनाल. और कहां पे लड़ाई होती है उनकी, करनाल में.
द मुगल सफर्ड अ डिसीव डिफीट, उसमें मुगल्स जो है बहुत टाइम बाद डिफीट होते हैं। नादिर शाह मार्च टू दिल्ली एंड मैसाकर इनहैबिटेड, और वो कहाँ दिल्ली के अंदर आता है और बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये जो पिक्चर है किनकी है, ये नादिर शाह की है। He plundered Delhi and took away the immense amount of wealth along with the कोहिनूर of the diamond, यानी जो हम एक फेमस नाम हमने सुना है डायमंड का, जिसका नाम क्या कोहिनूर है, वो आता है दिल्ली को लूटता है और अपने साथ क्या लेकर चला जाता है, कोहिनूर डायमंड्स को। This invasion was followed by a series of plunder raided by अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद दूसरा जो है अहमद शाह अब्दाली, वो लगातार इंडिया पे रेड मारता है और इंडिया को कह सकते हो कि उनके खजाने को खाली करता हुए चला जाता है। Who invaded North India 5 times from 1748 से 1761 तक उसने क्या करा, लगातार कितने बार, 5 बार उसने इन्वेड किया है। इन्वेड का मतलब है आता है, लूटता है और चला जाता है। द लेटर मुगल की कैसे हुआ, औरंगजेब के बाद कैसे चली मुगल सिस्टम। औरंगजेब सक्सेसर कॉल्ड लेटर मुगल, उसके बाद की जो हम उत्तराधिकारी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स। रूल्ड 150 ईयर, कितना टाइम पीरियड है, 1707 से 1857 तक। इंपॉर्टेंट अमंग देम वर बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फारूक शाह, मोहम्मद शाह, ये सब क्या है, ये मेन लीडर्स है उस टाइम के, किसके, मुगल एम्परर के। द लेटर मुगल वर वीक एंड कुड नॉट होल्ड एम्पायर टुगेदर, वो बहुत वीक थे और वो पूरे इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ लेकर नहीं चल सकते थे। During their region, independent kingdom rose in every part of the India and Mughal Empire was reduced to their area around the Delhi। और उन्होंने क्या करा, उनके हाथ से बहुत सारे एरिया छूटते चले गए, तो उनका जो मेन सेंटर था कौन सा बचा, वो सेंटर बचा एक ही, क्या नाम था उसका, दिल्ली का। After the death of Aurangzeb, his son बहादुर शाह फर्स्ट, यानी कि औरंगजेब के बाद उनका पहला बेटा था, क्या नाम है उसका, बहादुर शाह फर्स्ट, ascended the throne after the defeating the two brothers। तो क्या बोलते हैं, वो 1707 में वो क्या बना, राजा बना। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ शाह आलम, और क्या वो टाइटल है उन्होंने, शाह आलम का। हिज रिजीम सॉ द राइज ऑफ मराठा, और उनके राज्य में क्या देखते हैं, उनके राज्य में मराठास बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू करते हैं। द राजपूत एंड सिख कौन है, उनके टाइम पीरियड में राजपूत और सिख जो थे वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे थे। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय द जहांगीर शाह, उनके बाद कौन राजा बना, जहांगीर शाह। The most important event in the region was the Jahandar Shah was the rise of the group noble headed by the Sayyid brother। तो जो हम बात करें, जो जहांगीर शाह है उसके टाइम पीरियड में दो भाई थे, उनको क्या बोलते थे, सैयद ब्रदर, जो कि एक किंग मेकर का रोल प्ले करते थे, अब्दुल्ला खान बरहा एंड द हुसैन अली खान। दे बिकेम सो पावरफुल दैट दे कुड डिस्पोज और इंस्टॉल एनीवन ऑन द मुगल थ्रोन एट द विल। मतलब ये जो सैयद ब्रदर ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इनका जिसका मन करता था, जिसका मन कर सकता था, ये उसको क्या बना सकते थे, राजा। हेंस द सैयद ब्रदर वर आल्सो रेफर्ड एज द किंग मेकर, तो उसको क्या, उन दोनों को भाई को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किंग मेकर आल्सो। विद इन अ ईयर जहांगीर शाह वाज डिस्पोज्ड एंड फारूक शाह वाज इंस्टॉल्ड। तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, जहांगीर शाह को हटाकर किसको बनाते हैं, फारूक शाह को क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। ठीक, कौन से ईयर में, 1713 में। A series of other rulers ruled the mighty throne once occupied by बाबर। तो क्या था, ऐसा कई बार हुआ कि बाबर का जो इतना थ्रोन था, जो इतना इंपॉर्टेंट थ्रोन था, उस पर ऐसा हो गया था कि कुछ लोग चाहते थे किसी को भी बैठा सकते थे। इन 1719 मोहम्मद शाह असेंडेड द थ्रोन एंड, और 1719 में किसको, मोहम्मद शाह को वापस क्या करते हैं, बना दिया, एंड रूल टू हिज डेथ। और कब तक उन्होंने रूल किया, 1748 तक, जब तक उनकी डेथ ना हुई। He was given to pleasure and often referred to as a रंगीला। उनको क्या बोलते हैं, रंगीला किंग। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही इज अ फन लविंग, राइट, वो हमेशा प्लेजर में रहना पसंद करते थे। ही मैनेज द कर्टेल द पावर ऑफ द सैयद ब्रदर, पर उन्होंने क्या करा, सैयद ब्रदर की जो पावर थी उसको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। On the breakup of the Mughal Empire, many independent states were established during the मोहम्मद शाह रीजन। मोहम्मद शाह रीजन अपने ही धुन में मस्त रहता था, जिसको बोला गया रंगीला। तो उस टाइम में जो रीजनल जो राजा होते थे या जो पावरफुल सूबेदार मनसबदार हो गए, उन्होंने अपनी पावर को वापस से रीगेन कर लिया। सम ऑफ दीज सच एज बंगाल, उसमें से कौन सा था, बंगाल, दूसरा अवध, हैदराबाद। तो ये जो थे ये मेन मुगल प्रोविंसेस थे। बट ये मुगल मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा उनको क्या मिलता था, टैक्स मिलता था, और इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, इसलिए इन्होंने क्या करा, अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिया, किससे, मुगल एम्पायर से। सम लाइक राजपूत स्टेट ऑफ अंबर यानी जयपुर, जोधपुर वर्धा, वतन जागीर अंडर द मुगल्स, बट नाउ असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट तो करा लिया था, पर वो ये नहीं बोलते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं। वो अभी क्या बोलते थे, हम अभी किसके अंडर में हैं, अंडर में किसके, मोहम्मद के।
द अदर वर स्टेट फॉर्म बाय ग्रुप सच एज सिख, अलग अलग लोगों का ग्रुप बनना चालू हो गया, जैसे सिख हो गए, जाट हो गए, मराठा, राइट, वो हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एंड वन इंडिपेंडेंट। और क्या हुआ, जैसे कि मुगल की गद्दी हमने देखी कि वो बहुत वीक पड़ गई थी, जो उसके सक्सेसर थे वो बहुत वीक पड़ गए, ऐसे में जो कुछ ग्रुप्स थे, ग्रुप के लोगों वो बहुत ज्यादा क्या हुए, एग्रेसिव हुए, और उन्होंने किसको हराया, उन्होंने मुगल्स को हराना शुरू कर दिया। द फॉर्मर मुगल प्रोविंसेस, उसमें कौन सा है, पहला अवध, राइट। इट वॉज द पीरियड व्हेन बुरहान उल मुल्क शदत खान यानी शादत खान was appointed as a governor of अवध, क्या बनाया इनको, गवर्नर बना दिया, किसका, अवध का, बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, किसने बनाया उसको, और मोहम्मद शाह ने क्या बना दिया कि आप किसके हो, आप अवध के गवर्नर हो। बुरहान हैड अर्लियर हेल्प मोहम्मद शाह इन ओवरथ्रोन सैयद ब्रदर एंड हैड हेल्प इन कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन। तो क्यों उन्होंने बनाया, क्योंकि बुरहान ने ही हेल्प किया था सैयद ब्रदर को मारने के लिए, किसकी हेल्प की थी, मोहम्मद शाह की। ग्रेजुअली शादत खान रिड्यूस अवध टू द स्टेट of his personal territory by consequently reducing the Mughal influence in the state। उसने क्या करा, शादत खान ने धीरे धीरे जो अवध था उसको किससे अलग कर लिया, मुगल राज्य से। He appointed his own all royal servants to the various important positions। उसने खुद क्या करा, अवध के अंदर में सपोज दैट कोई अच्छी पोजीशन होगी तो जो उसके बिल्कुल मतलब विश्वास वाले लोग होंगे, जो लॉयल सर्वेंट्स होंगे, उनको उस जगह पे बैठाना शुरू कर दिया। Not all the revenues collected to reach the Delhi, और जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता किससे, अवध से, वो सारा सारा कहाँ, दिल्ली नहीं पहुंचता था, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए थी, पावर चाहिए थी। शादत खान वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू सफदर जंग, जो सफदर जंग है उसने उसके थ्रोन को यानी उसके जो राज्य को उसको आगे बढ़ाया। अंडर हुज रिजीन द स्टेट ऑफ द अवध एक्सटेंडेड अप टू द रोहिलखंड, और उसने कहाँ तक बनाया, रोहिलखंड जो जगह है वहां तो उसने अपने टेरिटरी को आगे फैलाया। द रूलर्स ऑफ द अवध सक्सीडिंग इन एस्टेब्लिशिंग पीस एंड जस्टिस, curbing lawlessness and improving the revenue of the state and organizing a powerful military forces। तो अवध के पास पैसा भी था, लोग भी थे, और वो अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा था, तो उसने अपनी मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा क्या करा, स्ट्रॉन्ग किया, सो दैट कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, किससे, किसी बाहर वाले के एक्सपीडिशन से। ये क्या है, ये किसकी फोटो है, शादत अली खान की, और ये कौन है, सफदर जंग है, राइट। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड रॉयल पेट्रोनेज टू द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उन्होंने खाली एरिया को नहीं एक्सटेंड किया, उन्होंने आर्ट और लिटरेचर इन दोनों पे भी काम किया। 19th century, however, constant interference of the British led to the decrease in the authority of the power of अवध of नवाब। तो जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए उसके बाद तो लगभग हर राज्य पे उन्होंने रूल किया, और जो मेजर, अब अवध तो एक मेजर एरिया था जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, तो ब्रिटिशर्स इसको कैसे छोड़ देंगे, तो उन्होंने भी उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज हैदराबाद। द फाउंडर ऑफ autonomous state of Hyderabad Mir Kamar Uddin Khan Siddiqui, also known as Chin Clinch Khan। तो ये हैदराबाद के क्या है, एक कह सकते हैं ऑलमोस्ट फाउंडर, एंड ये क्या ऑटोनोमस स्टेट, मतलब कि वो खुद का अपना स्टेट वो फॉर्म कर रहे थे, राइट। द मुगल एम्परर फारूक शाह, ही इज अनदर पर्सन व्हाइल अपॉइंटिंग हिम एज अ वाइसराय ऑफ द डेक्कन। कौन है वाइसराय, किसके हैं, डेक्कन के, और क्या नाम है, फारूक शाह। कन्फ्रंट ऑन द टाइटल ऑफ निजामुल मुल्क एंड निजाम ऑक्यूपाइड दिस पोस्ट इन 1715। उनको क्या पोस्ट दिया गया, निजाम, राइट। आफ्टर द रीचिंग ऑफ डेक्कन द निजामुल मुल्क फाउंडेड द ऑटोनोमस स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। उसके बाद निजामुल मुल्क ने क्या कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया हैदराबाद को इन द ईयर 1724 में। द निजाम अंडरटुक वेरियस रिफॉर्म स्टेबिलिटी न्यूली फाउंड स्टेट, राइट। उसने जब न्यू स्टेट्स फाउंड किए तो उसने कुछ नई चीजें उसमें स्टार्ट की। क्या करा, ही रिवाइव द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बाय गिविंग इंसेंटिव टू फार्मर एंड द आर्टिसन। उसने क्या बोला कि मुझे रिवाइव करना है, क्या रिवाइव करना है, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, क्यों, सो दैट कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके, रेवेन्यू आ सके। Secondly, he established the peace and order by the suppressing all disaffected nobles and curbing them down left to the robbery। अब क्या करा उसने, वहां पे पीस एंड सिक्योरिटी और लिहाज उसके क्या करा, जो डिसइंफेक्शन, जो लोग नोबल जो बहुत ऊपर लेवल पे बैठ चुके थे बट वो क्या थे, वो करप्टेड, उनको वहां से भगाया, हटाया। Thirdly, he also made several effort to stop the plundering raid of the Marathas। और जो मराठास के थ्रू जो रेड उस पर पड़ती थी उसने उसको रोका। When he failed this, he brought peace with them by signing various treaty। कैसे उसने साइन करे ट्रीटी, क्या, मुंगेशिक ग्रोगोम in 1728, वर्ना in 1731 and दुरई सराई 1738। तो these are the strategies, मीन्स इसने ट्रीटीज पर साइन करी और इसकी स्ट्रैटेजी थी कि मैं ट्रीटी करके साइन करके अपने यहाँ पे शांति और पीस लेकर आऊँ। The Carnatic War, a Mughal province which had a growth rich from its flourishing textile trade। तो यहाँ पे क्या है,
उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा फेमस रहा। ट्रेड और कैसा ट्रेड, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का। व्हेन द गवर्नर डाइड द निज़ाम ऑक्यूपाइड दिस कैपिटल, जैसे ही वहाँ के गवर्नर की डेथ होती है तो जो वहाँ के निज़ाम है वो उसको क्या कर लेते हैं, उसको अपने अंडर में ले लेते हैं। सो आर्कोट एंड द प्लेस्ड दिस ओन नॉमिनी ऑन थ्रोन टू गेन कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, उसने क्या करा, खुद के पर्सन को वहाँ पे एज ए नॉमिनी बना दिया ताकि वो उस एरिया को कंट्रोल कर सके। निज़ाम डेथ इन 1748 कॉज वॉर ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड द कर्नाटक, जैसे ही जो निज़ाम है उनकी डेथ होती है तो उस राज्य को अब कौन आगे फॉरवर्ड करेगा, कौन उसको लुक आफ्टर करेगा, कौन आगे चलाएगा, तो उसके लिए लड़ाई होने लगती है। ठीक है, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच टुक ऑपोजिशन साइड इन द दिस वॉर विच एंडेड विद द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। उसके बाद एक तरफ से ब्रिटिशर्स यानी इंग्लैंड के लोग और एक तरफ से फ्रेंच के लोग वो आपस में भी भिड़ते हैं, किसके बेस पे, किसके बिहाफ पे, इंडियंस के बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बंगाल। सो यहाँ पे कौन है, मुर्शिद कुली खान क्या बने, वो गवर्नर ऑफ बंगाल। और टाइम पीरियड कितना है, कितने साल के लिए, 1717 से लेके 1727 तक। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज ऑफ द बंगाल हिस्ट्री। और ये क्या था, ये बंगाल की हिस्ट्री का एक नया अध्याय या नई चीज जुड़ती जा रही थी। क्यों, द मेकिंग ऑफ एडवेंट इन द इंडिपेंडेंस फॉर्म ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द दिल्ली। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये जब दिल्ली के हाथ से बाहर की तरफ से जा रहा था। He shifted the capital of Bengal from the ढाका to मुर्शिदाबाद। उसने बंगाल की कैपिटल को जो पहले ढाका थी उसे कहाँ किधर शिफ्ट कर दिया, मुर्शिदाबाद। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। He declared himself the नवाब, उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नवाब। and paid only nominal allegiance to the मुगल एम्परर। और उसने बोला कि मैं एकदम मिनिमम अमाउंट किसको पे करूंगा, किसको, मुगल किंग को। क्योंकि अब जो था धीरे धीरे जब औरंगजेब मर गया था, उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद जो अलग अलग जो एम्परर थे यानी छोटे छोटे राजा थे वो अपने आप को बड़ा मानने लगे थे। मुर्शिद कुली खान वो सक्सीडेड बाय सुजाउद्दीन, तो यानी कि इसको कौन आगे फॉलो करता है, सुजाउद्दीन। एंड अलीवर्दी खान 1740, उसके बाद कौन करते हैं, अलीवर्दी खान। एन एफिशिएंट रूलर, दोनों क्या है, बहुत अच्छे रूलर रहे। एंड ही हैड टू फेस कंटिन्यूअल अटैक बाय द मराठास। और उनके पे क्या था, जो मराठास थे वो क्या करते थे, कंटिन्यू क्या रेड डालते थे या फिर अटैक करते थे। एंड रिबेलियन फ्रॉम द अफगान, और कहाँ से, अफगान से भी आते थे जो उन पे अटैक करते थे। टू अटेन द पीस व्हाट दे डू, ही अलाउ, ये देख रहे हो आप इस तरीके के, क्या है, ये अलीवर्दीन खान है, उसका कोर्टयार्ड है जहाँ पे इस तरीके से वो बैठते थे और अपनी चीज़ों को डिस्कशन करते थे। सो नेक्स्ट इज ही अलाउड मैनी कंसेशंस विद द यूरोपियन बट डिड नॉट अलाउ देम टू इंक्रीज द मिलिट्री प्रेजेंस। तो इन्होंने क्या करा, कई बार उनसे बात करी, किससे, ब्रिटिशर्स से या यूरोपियन से, बट उन्होंने एक चीज़ अच्छी रखी कि उनके एरिया को एक्सपेंड होने नहीं दिया। सिराजुद्दौला जो नेक्स्ट एम्परर है, अलीवर्दीज फेवरेट ग्रैंडसन असेंडिंग द थ्रोन आफ्टर दिस डेथ। तो अलीवर्दी खान के बाद जो उनके जो कह सकते पोता है, पोतों में से एक फेमस सिराजुद्दौला, जिसने आगे चल के अपने लेकर चले बंगाल को। द प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रोमिस अंडर दिस रूल हु रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिमूविंग करप्ट एंड इनएफिशिएंट जागीरदार। तो इसने क्या करा, अपनी टेरिटरी को अच्छे से रन करे। जो करप्टेड कौन थे, जागीरदार थे, और जो बड़े बड़े नोबल्स जो लीडर थे उसको इन्होंने अपने दरबार से निकाल दिया। अंडर देम अ न्यू क्लास ऑफ बंगाली हिंदू जमींदार केम अप हु प्रायोरिटाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद जब इनको निकाला तो जो बंगाली हिंदू जमींदार है उनको लेकर आ गया, उनको काम दिया गया कि अब वो क्या करेंगे, वो कलेक्शन करेंगे, किसका, टैक्सेस का। दे बिकम द लॉयल सपोर्टर्स ऑफ द नवाब, और वो नवाब के बहुत ज़्यादा लॉयल यानी बहुत अच्छे उनके समर्थक है। नवाब ऑल्सो ट्राई टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। नवाब क्या करते थे, हमेशा देखते थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर कितनी बढ़ रही है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बट वर अनसक्सेसफुल रिजल्टिंग इन द डिफीट एट द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। बट वो बस एस्टिमेट कर पाए, उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाई, ना सही उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था किसको, इंडिया को, यानी कि मुगल साम्राज्य उसके बाद खत्म हो चुका था। एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम, some important regional kingdom which were old provinces of the Mughal emperor now declared themselves independent। यानी कि जो छोटे छोटे जो कह सकते हैं राज्य थे, जो छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थी, वो अपने आप को क्या इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते। क्यों, क्योंकि अब उनके ऊपर से जो मुगल का जो कंट्रोल था वो खत्म हो चुका था। दीज स्टेट्स कौन कौन से थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये क्या है, अवध, बंगाल और हैदराबाद, जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बोल दिया था। दे ऑल्सो एग्जिस्ट सम रीजनल किंगडम दैट रूल्ड बाय द सेमी इंडिपेंडेंट राजास, और छोटे छोटे और राज्य थे जिसको सेमी इंडिपेंडेंट राजा जिसको डील करते थे। थ्रू दे वर इंडिपेंडेंट इन द टेरिटरीज, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। एंड दे एक्नॉलेज मुगल ओवरलॉर्डशिप एंड द पेड ट्रिब्यूट्स, मतलब वो फ्री हैं किसी की भी कंट्रोल से।
These include several Rajput kingdoms which now refused to acknowledge Mughal sovereignty and became fully independent. मतलब जो उसकी स्वाधीनता थी, यानी जो उसके अधीन थे, किसके? मुगल के। अब वो अधीन अब नहीं है, they are now fully independent. The last category to break free from the Mughal were ethnic group accepted Mughal sovereignty had continuously carried out an armed struggle against them. But कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाई चल रही थी और आपस में लड़ते रहते थे और वो चाहते भी थे कि वो भी क्या बने? इंडिपेंडेंट बने। नेक्स्ट आर द राजपूत। तो राजपूत कौन है? दे वर द पावरफुल एंड हैड अ सपोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो स्टार्टिंग में क्या, इन्होंने मुगल्स के साथ ट्रीटी करके उनका सपोर्ट मिलता था इनको, किसको? राजपूतों को। थ्रू दे हैड नेवर बीन अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मुगल, दे हैड ऑलवेज एक्नॉलेज द मुगल सोवरेनिटी। उन्होंने हमेशा से मुगल को जो उनकी चीजें उसको उन्होंने अपनाया है। अकबर हैड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल अलाइन with them to consolidate with the Mughal empire in India। अकबर को पता था कि अगर उसको ज़्यादा समय तक रूल करना है और एक अच्छे से रूल करना है तो उसको अलाइंस, पॉलिटिकली अलाइंस में ट्रीटीज साइन करके चलनी पड़ेंगी। सो ही हैड पॉलिटिकली प्रूडेंट पॉलिसी रिगार्डिंग देम। किसके अगेंस्ट? किसके साथ? राजपूत के साथ। हाउएवर देयर रिलेशन डिटोरिएटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब, ठीक है, एंड ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज। और क्या कहते हैं, बस जो उसके थोड़े रिलेशन जो थोड़े खराब हुए थे वो कब हुए थे? औरंगजेब के टाइम में, बिकॉज उसकी जो पॉलिसी थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और टफ थी। The most notable Rajput ruler at this time was सवाई राजा जयसिंह of अंबर, now जयपुर। तो सवाई जयसिंह जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया हिस्ट्री में, और ये बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स अट्रैक्ट थे किसके? मुगल्स के। मतलब ये सबसे ज़्यादा एक भरोसेमंद व्यक्ति थे। ही फाउंडेड सिटी ऑफ जयपुर। उन्होंने क्या बनाई? सिटी जयपुर। एंड मेड इट अ सेंटर ऑफ द आर्ट एंड साइंटिफिक लर्निंग। और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें फॉर्म भी करी हैं, बनाई भी हैं। आर्ट एंड कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। He was deeply interested in the astronomy, यानी कि अगर बात करें आकाश की, तो उसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इसके बारे में। एंड बिल्ड ऑब्जर्वेटरीज एट दिल्ली। और उन्हें ऑब्जर्वेटरी मतलब उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपनी ऑब्जर्वेटरी बने कहाँ पे? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा। तो इन जगह पे इन्होंने अपना देखा है कि अपना इंटरेस्ट दिखाकर उन्होंने वहाँ पे चीज़ें एस्ट्रोनॉमी की और चीज़ें बनाई गई हैं। जाट। बदन सिंह एंड हिज सन सूरजमल were the two main Jat leader who carved out a separate Jat territory extending from Agra to area near the Delhi। तो एक नई कम्युनिटी थी, कौन थी? जाट, जिन्होंने अपना एरिया खुद फॉर्म किया, और कहाँ से लेके? आगरा से लेके दिल्ली तक। विच इंक्लूडेड हाथरस, अलीगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, प्रेजेंट गुरुग्राम। तो ये कौन कौन से? हाथरस हो गया, अलीगढ़ हो गया, ठीक है, रेवाड़ी और गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी हम बोलते हैं, ये सब जगह। भरतपुर वॉज द कैपिटल ऑफ जाट। जो भरतपुर है वो क्या है? कैपिटल किसकी? जाट की। They rebelled against the oppressive Mughal revenue collector in the 70s। और ये हमेशा क्या? रिबेल, यानी हमेशा अगेंस्ट है किसके? मुगल की जो ऑप्रेसिव या रिग्रेसिव पॉलिसी होती थी टैक्स कलेक्शन, ये हमेशा उसको अपोज करते थे। मराठास। द मराठास कौन थे? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर सक्सेसफुली पावरफुल रीजनल किंगडम थ्रू द प्रोलॉन्ग एंड ऑपोजिशन टू द मुगल्स एंड वर मराठास। अगर कोई कहते थे कि जो मुगल्स को अगर कोई टक्कर दे सकता था वो वन एंड ओनली कौन थे? वो थे मराठास। द मराठा स्टोरी बिगेन विद द शिवाजी। इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती? शिवाजी से। द सन ऑफ एन ऑफिशियल एट द कोर्ट ऑफ द बीजापुर, शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले के ही कोर्ट में एक ऑफिसर थे, उनके ही बेटे कौन थे? शिवाजी। शिवाजी वॉज एबल टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द लोकली पावरफुल वॉरियर्स एलाइट्स एंड नोन एज देशमुख। तो जो इनको सपोर्ट मिलता है लड़ने के लिए, वो किससे मिलता है? एक एलाइट वाले पावरफुल ग्रुप जो अपर सेक्शन, उनको क्या होता है? देशमुख। तो देशमुख ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि ये वॉर करे अगेंस्ट किसके? मुगल्स के और ब्रिटिशर्स के भी। शिवाजी बॉर्न इन 1627। शिवाजी अंडर द गार्डियनशिप ऑफ दादाजी कोंडादेवा ग्रू अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुरिल्ला वॉरफेयर। तो जो शिवाजी हैं, ही इज वेरी मच एफिशिएंट इन गुरिल्ला वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि उन्हें ये भी तरीका बताया गया कैसे सिस्टम को चलाना है, रन करना है, और गुरिल्ला वॉरफेयर में कैसे उनको पार्टिसिपेट करना है। शिवाजी ने on his military success at the age of 16, मतलब वो 16 एज तक उन्होंने सारी जो मिलिट्री की जो चीज़ें सीखनी होती हैं वो सीख चुके थे। एंड ही सीज द फोर्ट ऑफ तोरन। और उन्होंने क्या? तोरन का जो फोर्ट था उसको जीत लिया था। फॉलोड बाय द फोर्ट ऑफ एट कोंडाना एंड रायगढ़। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द जवली किंगडम मेड हिम सुपीरियर इन द मलावा रीजन, thus paving the way of further conquest of the कोंकण रीजन। और इन्होंने क्या करा? धीरे धीरे सारे रीजन जो थे एरिया तो उन्हें जीता, और लास्ट में उन्होंने कोंकण भी जीतकर अपना नाम बहुत ऊंचा किया। शिवाजी सक्सेसफुली मिलिट्री स्ट्रैटेजी हेल्प हिम सक्सेस डील विद द मुगल। तो ये मुगल से जीत क्यों पाते थे? क्योंकि इनके पास जो स्ट्रैटेजीज होती थी उसका तोड़ मुगल्स के पास होता ही नहीं था। द बाईपास देयर मेन फोर्ट्स एंड मेड द स्विफ्ट अटैक ऑन द मुगल सिटीज एंड सप्लाई द लाइन्स।
ही अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति यानी सॉवरिंग किंग। इन्होंने क्या बोला था, छत्रपति शिवाजी, सुना होगा आपने, बोला क्यों, क्योंकि ही इज सॉवरिंग, मतलब मैक्सिमम जो रीजन थे वो इनके अंडर में आ चुके थे, एंड सुप्रीम पर्सन जो खुद ही डिसाइड करते थे, ये उनका डिसीजन खुद होता उन जगहों पे जाने का और उन्हें कैसे ट्रैक करना है, मतलब इनके पास सारी स्ट्रैटेजीज होती थी और ये होलसेल अथॉरिटी थे किसके, उस पूरे रीजन के। आफ्टर फॉरबिड डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ अ किंग इन 1674 इन अ सेरेमनी ऑफ रायगढ़, तो रायगढ़ के अंदर में ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एज अ छत्रपति, मतलब क्या है, सॉवरिंग किंग। सक्सेसर ऑफ शिवाजी, शिवाजी सन संभाजी सक्सेडेड हिम आफ्टर द फॉर्मर डेथ, यानी शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी थे वो इसको आगे बढ़ाते साम्राज्य को। संभाजी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मुगल्स, बट उनको कौन हरा देता है, मुगल्स हरा देते हैं। द वीक सक्सेसर ऑफ शिवाजी वर अनेबल टू होल्ड द मराठा किंगडम फॉर द लॉन्ग टाइम एंड ग्रेजुअली इफेक्टिव पावर पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द पेशवा, तो जब मराठास उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए तो जो पेशवास थे उन्होंने इस चीज को आगे लेकर चले, राइट। अंडर द फर्स्ट थ्री पेशवास भी थे, तो उसमें कौन, पहले जो 3 पेशवा हैं, द मराठा एम्पायर ग्रेजुअली स्ट्रेंथन एंड रिटेन पावर, तो जो शुरू के 3 जो थे पेशवास, उन्होंने मराठा की जो पावर थी उसको वापस से लेकर आए। तो उसमें सबसे पहले कौन है, बालाजी विश्वनाथ, 1713 से लेकर 1720 ज्यादा टाइम पीरियड है, बट द फर्स्ट पेशवा वाज एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल हिमसेल्फ ऑफिसर पेशवा बिकम द हेरिडिटी, और इन्होंने बता दिया इनकी इतने ज्यादा बढ़िया थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन्होंने बोला कि जो पेशवा है ये एक हेरिडेटरी फॉर्म है, मतलब फादर जो बनेगा उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो उसका सन बनेगा, जो उसके बाद बनेगा उसके सन बनेंगे, उसी की फैमिली से कोई ना कोई बनेगा, ठीक है। बाजीराव फर्स्ट सक्सीडेड हिज फादर बालाजी, तो ये जो इनके बाद जो है कौन बनता है, बालाजी राव फर्स्ट क्या बने, बालाजी विश्वनाथ जगह, एंड परसुएडेड एन एम्बिशियस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और उनकी भी एक पॉलिसी थी कि दे हैड टू एक्सपेंड मैक्सिमम एरियाज, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को वो क्या कैप्चर करना चाहते थे। ही ब्रॉट गुजरात अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, और उनकी वजह से उन्होंने क्या, गुजरात जो कि बहुत ही बड़ा स्टेट था उसको अपने अंडर में लेकर आ गए, अलॉन्ग विद मालवा, बुंदेलखंड एंड ऑल्सो डिफीटेड द निजाम ऑफ हैदराबाद, तो यानी कि ये ऐसे कह जाते हैं कि ये जिस वॉर में गए वहां पे जीत इनकी निश्चित, तो इन्होंने क्या क्या कंट्रोल किया, बुंदेलखंड, निजाम एंड हैदराबाद। बसीन एंड सलसित वर द कैप्चर फ्रॉम द पोर्चुगीज, ठीक है। अंडर बालाजी राव द मराठा किंगडम रीच इस ग्रेट एक्सटेंट, यानी जो हम बात करें बालाजी बाजीराव की, तो इनके टाइम पे जितना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा था मराठा, उतना फिर कभी वो पहुंच नहीं पाए थे, राइट। तो विद दो, अब यहाँ पे क्या करते हैं इन्होंने, दिल्ली और पंजाब इन दोनों को भी इन्होंने कैप्चर किया, देख सकते हो कितना वो है, इन द ईयर 1753 टू 1758, इतने से टाइम पीरियड में इन्होंने ऑलमोस्ट जितने बड़े बड़े रीजन थे उन्हें इन्होंने सबको कैप्चर किया। द पीरियड अंडर स्टडी ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ पावरफुल मराठास फैमिलीज लाइक भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, तो ये क्या है, ये सब क्या है, इनके अंडर साथ काम करते हैं, ठीक। द मुगल एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द मराठा by which the latter agreed to defend Mughal Empire from the further invasion by Ahmad Shah Abdali, and in return the Mughal granted them the right to collect taxes like Chauth, Sardesh Mukhi from many areas। उसके बाद हम बात करें, बट जैसे जैसे मराठा आगे चलते चले गए वो बहुत वीक हो गए, और अहमद शाह जो अब्दाली था उसने और ज़्यादा वीक कर दिया किसको, इनको। द ग्रोथ ऑफ मराठा एम्पायर कॉज एंग्जाइटी अमंग्स द सिख, ठीक है, किसके, सिख के साथ और राजपूत, एंड द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, बंगाल, अंडरस्टूड, तो इनके पास एंग्जाइटी अमंग्स था। देयरफॉर व्हेन द मराठा क्लैश्ड विद Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat in 1761, none of these power extended military aid to them and resulting in the beginning of the decline of the Maratha। तब जब ये सब जब सामने नहीं आए, यानी कि सब अलग अलग बैटल लड़ रहे थे, किसी ने किसी का साथ ही नहीं दिया, तो जब अहमद शाह अब्दाली आकर यहाँ पे लड़ता है, तो जब मुगल्स हारते हैं तो उसमें कोई मराठास भी उनका साथ नहीं देता, और इसी वजह से मराठा भी वीक हो जाते हैं और मुगल्स तो हो ही जाते हैं। नेक्स्ट इज सिख। द रिलेशंस बिटवीन द सिख एंड द मुगल स्टार्ट बिकम सोर, मतलब बहुत बेकार थे। व्हेन द फॉर्मर सपोर्टर रिबेलियन द खुसरो, इन रिटेलिएशन जहांगीर पुट गुरु अर्जुन देव टू डेथ, तो यहाँ के शुरू से इनके खराब थे रिलेशन, किसके, सिख और किसके, मुगल्स के। क्यों, क्योंकि शुरू में अगर बात करें जो जहांगीर के, तो उसने क्या करा था, गुरु जो अर्जुन देव है उनको मरवा दिया था इसने। लेटर ड्यूरिंग द औरंगजेब, अब दूसरा कौन, औरंगजेब भी आता है, वो क्या करता है, गुरु तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड, और ये किसको मार देता है, गुरु तेग बहादुर जी को। तो इतना ज्यादा तो इसलिए इनके जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। दी एंटागोनिस्ट सिख who were now organized themselves into the military group called खालसा, तो जो सिखों का एक ग्रुप है जो मिलिट्री यानी कि जो वॉर्स या लड़ाइयों में जो पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, खालसा।
सो अंडर द गुरु गोविंद सिंह इन 1699, तो ये उसके अंडर में थे। ही लेड द, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने इसको आगे फॉर्म किया, यानी अगर बात करें खालसा को बनाने वाले कौन थे, गुरु गोविंद सिंह की थे। तो led to the Sikh into many feasible battle. After the death of Guru Gobind Singh, the struggle against the Mughal authority was carried by the बंदा बहादुर सिंह। तो जो बंदा बहादुर जी हैं, इन्होंने यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद जो अगर जो दूसरा लीडर है जिसने इस चीज को फॉलो किया, उनका नाम है बंदा बहादुर, जिन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी में लड़ाई लड़ी। किससे? हमेशा किससे लड़ते थे? वो लड़ते थे मुगल से। Sikh had consolidated by themselves by carrying out the kingdom between the Satluj and the river Yamuna, और जिसे हम पंजाब बोलते हैं। तो इन्होंने अपना एक एरिया फिक्स बना दिया, और जिसको हम आज के लिए पंजाब बोलते हैं, ये वहाँ पे जाके बस गए और इन्होंने वहाँ पे अपना जो कल्चर है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। They organized themselves into the 12th political group called मिसल्स। ठीक है, तो 12 जो पॉलिटिकल ग्रुप है, each मिसल was under a great leader एंड डोमिनेटेड बाय अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब सबको एक एक एरिया दे दिया और कि उसमें एक पर्सन को खड़ा कर दिया कि ये आपका लीडर है, राइट। दिस मिसल ऑफन फॉट अमंग देमसेल्व्स टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी, और ये क्या, ये आपस में लड़ने लगे, किसके? टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। रंजीत सिंह एस्टैब्लिश वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ द पीरियड। उस टाइम में अगर हम बात करें जो सबसे जो तगड़ा जो या कह सकते जो सबसे इफेक्टिव राजा रहे वो कौन थे? राजा रंजीत सिंह। एंड देयर आफ्टर ही एडिट पेशावर, मुल्तान एंड कश्मीर एज पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, और उन्होंने किसको? उसको पेशावर, मुल्तान और कश्मीर इसको अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया था। किसने? राजा रंजीत सिंह ने। राइज ऑफ द पेशवा, फ्रॉम 1713 टू 61 द मराठास वर कंट्रोल बाय द पेशवा। तो जो मराठास को कौन देख रहा था? पेशवा एक ग्रुप है, वो उसको आगे लीड कर रहा था। इन 1713 शिवाजीज ग्रैंडसन कौन? शाहू जी अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ ऐसा पेशवा। तो उन्होंने किसको बनाया? बालाजी विश्व क्या बना था? पेशवा, मीन्स ये उसको लीड करेंगे। He was able to administration and the office of the पेशवा become hereditary under him। और इनके बाद भी क्या हुआ? जो पेशवा का जो ये जो पोजीशन होती थी, इसको क्या बना देते हैं? हेरिडेटरी, मतलब वही कि जो फादर बनेगा उसके बाद उन्हीं की फैमिली का कोई ना कोई मेंबर क्या बनता जाएगा? वहाँ पे पेशवा बनते जाएंगे। तो ये देखो, सर चार्ल्स वेयर कंक्लूडिंग अ टेरिटरी विद द पेशवा अंडर द रूल 1730। तो ये हम बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे वहाँ पे पेशवा या कैसे वो चीज़ें बनाई जाती थी, कैसे ट्रीटीज वगैरह साइन होती थी। ये एक हॉल है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट सक्सीडेड हिज फादर बालाजी विश्वनाथ, राइट। ये उनके क्या रहे? उनको एंड परसुएडेड एन एम्बिशियस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और इनका भी क्या था कि मुझे अपने एरियाज को एक्सपेंड करना है एज मच एज इट इज पॉसिबल, और उन्होंने ऐसा किया भी। बाजीराव फर्स्ट वॉज अ नोटेड जनरल हु सर्व्ड एज पेशवा। वो क्या बने? वो पेशवा बने, मतलब कि जो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा उनके पूरे के पूरे क्या बोलते हैं जो रूल था। ही परसुएडेड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, किस पे परसुएड? वो मतलब कि उन्हें एरिया को एक्सपेंड करना है। एंड क्रिएटेड फॉर एक्सपेंडिंग द मराठा एम्पायर बाय कैप्चरिंग, उन्होंने अपने मराठा को बहुत एक्सपेंड किया, बढ़ाया। कैसे? क्या क्या कंट्रोल किया? मालवा कंट्रोल कर लिया इन्होंने, साउथ का गुजरात कैप्चर कर लिया इन्होंने, कुछ पार्ट किसका? बुंदेलखंड का कैप्चर कर लिया। एंड देन इन्होंने सेल्सेट और जो पसीन जो किसके अंडर में था? पोर्चुगीज, उससे भी इन्होंने छीन लिया। तो ये एक इफेक्टिव राजा बनकर सामने आए पेशवा। नेक्स्ट जो है बाजीराव, इनका टाइम पीरियड 40 से 61 तक है। तो बाजीराव सन बाजीराव यानी नाना साहिब जिसको बोलते हैं जनरल, वॉज अपॉइंटेड एज अ पेशवा बाय शाहू जी। किसने इनको अपॉइंट किया? शाहू जी ने। When शाहू जी डाइड इन 1749, कब उनकी डेथ होती है? 1749 में। बाजीराव बिकेम द हेड ऑफ द मराठास, क्या बने वो? मराठास के हेड बने। एंड अंडर द बाजीराव द मराठा आर्मी वेंट ऑन एक्सपेडिशन टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, और क्या उन्होंने अलग अलग जगह जाकर उसको क्या किया? एरिया को कंट्रोल किया। द मराठा रीच इज ज़ैनत अंडर हिम। तो हम बात करते हैं बाजीराव, इनके टाइम पीरियड में जितना मराठों ने कैप्चर किया एरिया उतना कोई और नहीं कर पाया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। मराठा आर्मी मेट अहमद शाह अब्दाली फोर्स्ड इनटू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हो रही है? मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ईयर कौन सा है? 1761। द ग्रोथ ऑफ मराठा मेड द जाट एंड द सिख एंड द रूलर ऑफ बंगाल हैदराबाद एंशियस। मतलब जैसे जैसे मराठा आगे बढ़ रहे थे तो उनसे सिख हो गए, ठीक है, और जाट हो गए, और बंगाल के और हैदराबाद, ये सब उनसे क्या हो गए? उनसे अलग थे, उनसे गुस्सा थे। और मतलब कि सिंपल से था, इनका ये मोटो था कैसे भी करके हमें किसे हराना है? हमें हराना है मराठास को। सो व्हेन द मराठास क्लैश विद द अब्दाली, और जब मराठा जो थे अब्दाली द्वारा मारे जा रहे थे, यानी अब्दाली किसको मारा था? मराठास को। तो कोई भी
उनको बचाने के लिए नहीं आता। किसको? मराठास को। उतना ये नहीं पता था कि अगर ये मराठा खत्म हो जाएंगे उसके बाद कौन आएगा, फिर तो अब्दाली आएगा, बट इतना कोई सोचता नहीं था। एज अ रिजल्ट दे वर कंप्लीटली रूटेड, मतलब एकदम जड़ से ही कह सकते उन्हें खत्म कर दिया। द वेरियस मराठा चीफ बिगेन टू रूल ओवर देयर ओन एरियाज, दिस पेव्ड द वे ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेन द ग्राउंड। तो यहाँ पे जब सब मराठा, जब वो उस टाइम एकदम हार गए बुरी तरह, तो मराठास ने छोटे छोटे अपने एरियाज ले लिए और उन्हें इंडिपेंडेंट, उन्हें ओवररूल कर लिया। यानी कि एक ये टाइम था, अगर यहाँ पर मराठास और अब्दाली के बीच में अगर लड़ाई होती और मराठा जीतते तो शायद ब्रिटिशर्स हमें कैप्चर ही नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमने कितना इस लर्न किया इस चैप्टर से। तो कुछ एक्सरसाइज करके हमें जज करेंगे अपने आप को कि हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। तो क्या है इसमें? फर्स्ट, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो डैश इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो बहादुर जफर जो थे ये लास्ट हमारे रूलर थे, इसके बाद कोई रहा ही नहीं, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के। द मराठा डेवलप अ वास्ट सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द हुम? पेशवा। पेशवा के टाइम में इनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन द ईयर 1761 में हुई। एंड डैश वाज एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर। तो कौन? शिवाजी थे जो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत बढ़िया थे। द पर्शियन हु इन्वेडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह इज द नादिर शाह। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज फिलिप्स। तो सन ऑफ औरंगजेब, सन ऑफ औरंगजेब, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, ये सब किसमें थे? ये सब इन्वॉल्व थे वॉर ऑफ सक्सेशन में, मतलब सब अपने सक्सेशन के लिए लड़ते थे। द थ्री पिलर्स ऑफ मुगल। तो तीन कौन से थे? दीवाने विजारत, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। तो ये तीन इनके पिलर्स थे। ठीक है, पास इनटू द हैंड्स ऑफ नोबल इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटीज। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर कॉल्ड, कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। डैश डिफीटेड मराठा इन द बैटल ऑफ थर्ड पानीपत इन 1761। किसने हराया था इनको? तो वो थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। द मराठा फॉलोड डैश वॉरफेयर, कौन सा? गुरिल्ला वॉरफेयर। थर्ड, डैश एस्टैब्लिश द खालसा। तो गुरु गोविंद सिंह जी एस्टैब्लिश द खालसा। मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम में हम देखते हैं। तो शिवाजी, तो शिवाजी अपने आप को क्या बोलते थे? क्या होगा? छत्रपति। फिर नादिर शाह, नादिर शाह ने क्या करा? पीकॉक थ्रोन क्या कर गया? लेके चला गया इंडिया से। नेक्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, कौन थे? ऑफिसर ऑफ द पेशवा। इन्होंने क्या करा? ये हेरिडेटरी सिस्टम कर दिया। क्या? पेशवा जो था। बदन सिंह, कौन है ये जाट लीडर है। और गुरु गोविंद सिंह कौन है? ये लास्ट गुरु है किसके? सिखों के। राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच बेटा। बाय बाय, टेक केयर।